बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, सेट्स एंड फंक्शंस, क्लास 10 मैथमेटिक्स KPK बोर्ड। इसमें दो अहम टॉपिक्स हैं, एक है सेट्स और दूसरा है फंक्शंस। पहले सेट्स हैं, व्हाट आर सेट्स। आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि सेट इज़ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यानी सेट के लिए टू कंडीशंस हैं, एक तो वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब है कि उसमें कोई एम्बिग्विटी ना हो, कोई शक ना हो। जिस तरह मैं आपसे कहूँ कि अपनी क्लास 10 के इंटेलिजेंस स्टूडेंट का सेट लिखें, तो इंटेलिजेंस स्टूडेंट्स का सेट आप किस तरह बनाएंगे, क्या क्राइटेरिया है, ये सेट हम नहीं बना सकते। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप उन क्लास 10 के स्टूडेंट का सेट बनाएं जिन्होंने 9th में 80% से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, तो देखें यह वेल डिफाइंड हो गया। तो वेल डिफाइंड मीन्स कि आप जब सेट बनाएं तो आपके जहन में कोई एम्बिग्विटी, कोई डाउट ना हो, इसको हम कहते हैं वेल डिफाइंड। दूसरा है डिस्टिंक्ट। सेट में रिपीटिशन नहीं होती। सेट में एक नंबर, एक ऑब्जेक्ट, एक एलिमेंट वन टाइम होगा, उसमें रिपीटिशन नहीं होगी, तो उसको हम सेट कहते हैं। अब सेट कुछ भी हो सकता है, प्लेयर्स का सेट भी हो सकता है, पाकिस्तान की प्रोविंसेस का सेट भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम नंबर सेट्स को डिस्कस करते हैं। हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, उनका सेट, जिसमें से फर्स्ट जो नंबर आते हैं वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, 1 2 3 4, ये सबसे स्मॉलेस्ट सेट है। तो नेचुरल नंबर क्या है, इसको हम n से शो करते हैं। इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और इस तरह डॉट डाल लें। इसका मतलब है कि सो ऑन, ये वैल्यूज़ चलती रहेंगी। अगर आप इस नेचुरल नंबर में एक ज़ीरो का इजाफ़ा कर दें तो इसको फिर हम होल नंबर्स कहते हैं। अगर आप इन प्लस के साथ माइनस भी लगा लें तो फिर वो इंटीजर्स हैं, या उसको आप z से भी शो कर सकते हैं और i से भी शो कर सकते हैं। इस तरीके से 0 +1 +2 +3 सो ऑन, इस साइड पे -1 -2 -3 सो ऑन। इसका मतलब है कि ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़, ऑल नेगेटिव वैल्यूज़ एंड 0, ये तमाम इंटीजर्स बन जाते हैं। लेकिन इसमें फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं होंगे। इस तरह के नेचुरल नंबर्स हों, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव भी हों और नेगेटिव भी हों, और 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इसलिए इसके साथ आप प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। फिर सेट ऑफ इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर अलहदा से कोई सेट नहीं है। इन्हीं नेचुरल नंबर में वो नंबर्स जो 2 पे डिवाइड होते हैं उसको हम इवन नंबर कहते हैं। 0 +-2 +-4 +-6 +-8, ये तमाम इवन नंबर हैं। 0 भी 2 पे डिवाइड होता है, 0/2 इज़ 0। +2 भी 2 पे डिवाइड होता है, -2 भी 2 पे डिवाइड होता है, और 0 के साथ प्लस माइनस हम नहीं लिखते। आड नंबर वो हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, यानी इसके अलावा जो है +-1 +-3 +-5, ये तमाम आड नंबर्स हैं। फिर प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिसके डिवाइड करने वाले यानी डिवीज़र्स 2 होते हैं। इस तरह 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये तमाम प्राइम नंबर्स हैं। इसके डिवीज़र्स का सेट
सिर्फ 2 है, यानी 2 को 1 डिवाइड करता है और 2 खुद अपने आप को डिवाइड करता है। 3 को 1 डिवाइड करता है और 3 खुद अपने आप को डिवाइड करता है। 5 को 1 डिवाइड करता है और 5 अपने आप को खुद डिवाइड करता है। तो इसके डिवीज़र्स का सेट 2 है, तो इसलिए हम इनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। इसमें 1 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि 1 का डिवीज़र सिर्फ 1 ही है, इसलिए इसको प्राइम नंबर में हम शुमार नहीं करते। ये जितने नंबर हमने ऊपर लिखे हैं ये असल में तमाम रेशनल नंबर्स हैं। यानी रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर क्योंकि बहुत बड़ा सेट है, इसलिए हम इसको इस तरह टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं। इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे। हम कहते हैं कि रेशनल नंबर्स तमाम वो नंबर्स हैं, यानी हम कहते हैं कि हर वो x रेशनल नंबर है। x क्या है? सच दैट, इस लाइन का मतलब होता है सच दैट इस x को हम p/q फॉर्म में लिख सकें। ये जो x है ये p/q फॉर्म में लिखा जा सके तो हम उसको रेशनल नंबर कहेंगे। एंड p भी कोई नंबर हो सकता है, q भी कोई नंबर हो सकता है, लेकिन q के लिए एक कंडीशन है कि ये ज़ीरो ना हो, क्योंकि एनी नंबर डिवाइडेड बाय ज़ीरो अनडिफाइंड है, उसका मैथमेटिक्स में कोई मीनिंग नहीं है। इसलिए एक इख्तियार रखनी है कि q ज़ीरो ना हो। और एंड, इसको हम एंड के लिए यूज़ करते हैं। p और q क्या चीज़ है? p और q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। p और q इंटीजर्स हैं। अब इस डिफिनीशन को देखते हुए अगर हम देखें तो नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर्स हैं, होल नंबर भी रेशनल नंबर है, इंटीजर्स भी, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ये तमाम रेशनल नंबर्स हैं। लेकिन हमने इनको छोटे सेट्स में डिवाइड किया गया है। इन रेशनल नंबर को हमने डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है कि वो नंबर जो काउंटिंग के लिए यूज़ होते हैं वो नेचुरल है, अगर उसके साथ ज़ीरो मिल जाए तो वो होल नंबर है, अगर प्लस और माइनस तमाम कंबाइन हो तो वो फिर इंटीजर्स हैं, अगर वो नंबर जो 2 पे डिवाइड होते हैं तो उसको इवन कहते हैं, जो 2 पे डिवाइड नहीं होते उनको ऑड कहते हैं, जिनके डिवीज़र का सेट 2 है उनको प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन असल में ये तमाम रेशनल नंबर हैं। देखिए इस डिफिनीशन के मुताबिक क्या नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है? तो p/q अगर p 2 है और q 1 है तो 2/1 से क्या आता है? देखें 2, तो इसका मतलब है कि 2 जो है नेचुरल तो है लेकिन ये रेशनल भी है। 3/4, 3 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, और 3/4 क्योंकि इस डिफिनीशन के मुताबिक p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है तो ये हमारे पास रेशनल नंबर है। -2/1 क्या ये रेशनल नंबर है? तो देखें क्योंकि इसमें -2 ये p है और q 1 है तो इसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो -2/1 मीन -2, ये इंटीजर तो है लेकिन ये हमारे पास रेशनल भी है और ये इवन नंबर भी है। तो सबसे जो बड़ा सेट है इन सब में वो रेशनल है, तो इसको हम रेशनल सेट कहते हैं, जिसको p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। एक और सेट है जिसको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं, जिसको p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। वो कौन से नंबर हैं? वो इर्रेशनल नंबर हैं। इर्रेशनल नंबर वो नंबर हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी आप उसको डिवाइड करते जाएं वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो वो हमारे पास क्या है? वो इर्रेशनल नंबर हैं। उनमें एक ये खुसूसियत है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन
टर्मिनेटिंग, वो कभी ख़त्म नहीं होते। और एक शर्त और भी है कि नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग का मतलब है कि उसमें कोई रिपीटिशन नहीं है, किसी ख़ास सेट ऑफ डिजिट्स की रिपीटिशन नहीं है। 0.125 125 125 125, इसमें ये देखें 125 125 125 125 ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, यानी ये कभी ख़त्म नहीं हो रहे, लेकिन इसमें ये 125 बार बार रिपीट हो रहा है, रिकरिंग है, बार बार अपने आप को दोहरा रहा है, इसलिए ये रेशनल नंबर है। लेकिन ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है, वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। इसकी मिसाल वो नंबर है जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, जिस तरह √2, √3, ये तमाम इर्रेशनल नंबर है। √4 इर्रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि √4 का स्क्वायर रूट 2 आता है। फिर इसके बाद √5, √6, √7, ये तमाम इर्रेशनल नंबर हैं। अगर आप कैलकुलेटर से √2 की वैल्यू निकालें, इससे आता है 1.4142135562, और ये और भी चलता रहेगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, ये इसमें कोई इस तरह का पैटर्न नहीं है, इसलिए ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। अच्छा, एक और एग्जांपल है 1/3। अगर आप 1 को 3 पे डिवाइड करें, 1/3 p/q फॉर्म, इसमें इसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर आप 1 को 3 पे डिवाइड करें तो इससे आता है 0.33333333, ये चलता रहता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये रिकरिंग है, इसमें ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये इसको p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास रेशनल नंबर है। तो इस तरह के बहुत सारी वैल्यूज़ जिसके कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलते, वो तमाम इर्रेशनल नंबर है। इसमें स्पेशल 2 नंबर हैं, एक को हम पाई कहते हैं और एक को ई कहते हैं, ये भी इर्रेशनल नंबर है। पाई को जो एडवांस कंप्यूटर है उसने 2 बिलियंस दफ़ा डिवाइड किया है, 2 बिलियंस टाइम्स, लेकिन इसमें ना ये टर्मिनेट हुआ है और ना इसमें कोई इस तरह का पैटर्न आया है, यानी कुछ डिजिट बार बार आए, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर है। इसी तरीके से ई भी एक इर्रेशनल नंबर है, जो आप क्लास 9 में नेचुरल लॉग में यूज़ करते थे। आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, इसकी वैल्यू 2.71 और इस तरह बहुत सारी इसके बाद वैल्यूज़ आती रहती हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 2.71 इसकी वैल्यू है और पाई की 3.14 वैल्यू है। लेकिन ये हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक या 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग। अब रियल नंबर्स क्या हैं? अगर इन तमाम नंबर्स को रेशनल और इर्रेशनल के ऊपर ये ऊपर प्राइम लगाते हैं तो ये इर्रेशनल होते हैं। वो तमाम नंबर्स जो रेशनल है और इर्रेशनल है, इनको कंबाइन करें तो ये क्या बनता है? ये रियल नंबर्स। इसी को हम लोग यूज़ करते हैं। आप लोगों ने क्लास 9 में इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हमारे पास जो सबसे बड़ा सेट है वो है रियल नंबर, लेकिन कुछ इक्वेशंस में रियल नंबर्स भी काम नहीं आते। फिर एक इससे भी बड़ा सेट बनाया गया है, जिसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 में कराई गई है, और वो है कॉम्प्लेक्स नंबर।
कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। यानी अगर हम इस नंबर को देखें 2 + 3 आयोटा, जो आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है, जिसको हम z से शो करते थे, तो ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें ये रियल है और ये इमेजिनरी पार्ट है, जिसको हायर क्लासेस में आप बहुत डिटेल के साथ पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको ये समझाना ज़रूरी है कि फिर रियल नंबर से बड़ा सेट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब हमारी इक्वेशंस का सलूशन रियल नंबर में नहीं होता तो फिर हम उसका सलूशन कॉम्प्लेक्स नंबर में ढूंढते हैं। अब हम कुछ ऑपरेशंस ऑन सेट करते हैं, जिस तरह यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डिफरेंस ऑफ सेट्स है और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स हैं। इसको समझते हैं और फिर एक्सरसाइज करते हैं। अब हम इन सेट्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो यूनियन का है। अगर हमारे पास 2 सेट्स हैं A एंड B, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, तो उसका यूनियन क्या होगा? तो उसका यूनियन एक ऐसा सेट होगा A यूनियन B इज इक्वल टू all x. X mean the element of A union B will be x. What is x? Such that x belong to A or x belong to B. A यूनियन B में हम तमाम A और B के एलिमेंट्स लिखेंगे, लेकिन वो जो एलिमेंट हम A यूनियन B में लिखेंगे वो या A के एलिमेंट्स होंगे या B के एलिमेंट्स होंगे, या हम उसको A में से लेंगे या B में से लेंगे, यानी उसमें रिपीटिशन नहीं होगी। अब आप इसकी एक एग्ज़ाम्पल ले लें। आपके पास एक सेट A है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। दूसरा सेट B है, उसके एलिमेंट हैं 3 4 5 6। तो A यूनियन B, हमने इन दो सेट का यूनियन लेना है। पहले आप A के एलिमेंट लिखें 1 2 3, फिर यूनियन, फिर B के एलिमेंट 3 4 5 एंड 6। अब इस डेफिनेशन के मुताबिक A यूनियन B के एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट A और बिलोंग्स टू सेट B। देखें A यूनियन B के अब एलिमेंट 1 का ताल्लुक सेट A से है, 2 भी सेट A से है, 3 भी सेट B से। अब 3 यहाँ पे दोबारा आ रहा है, क्योंकि हमसे कहा जा रहा है कि द एलिमेंट ऑफ A यूनियन B बिलोंग्स टू सेट A और बिलोंग्स टू सेट B, दोनों से नहीं होगा। अब आपने 3 को सेट A में से ले लिया है, तो अब ये 3 आप यहाँ नहीं लिखेंगे, बल्कि 4 5 एंड 6 लिख लेंगे। तो इसमें 1 2 3 बिलोंग्स टू सेट A है एंड 4 5 6 बिलोंग्स टू सेट B है। और इनमें ये 3 जो है ये क्योंकि दोनों में है तो हमने सिर्फ एक दफ़ा लिखना है। इससे ये बात भी क्लियर हो जाती है अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन के रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट नहीं होगा। देखें 3 एक दफ़ा आ गया है, या तो आप इस 3 को यहाँ से चूज़ कर लें या यहाँ से, लेकिन एट अ टाइम आप इन दोनों सेट से चूज़ नहीं कर सकते। इसको हम A यूनियन B कहते हैं, या आसान लफ्ज़ों में कह दें कि हम तमाम एलिमेंट्स को A यूनियन B में लिखते हैं, A में जो एलिमेंट्स हैं और B में जो एलिमेंट्स हैं, लेकिन कोई भी एलिमेंट 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे। तो ये आप इसको सिंपल तरीके से भी समझ सकते हैं। दूसरा ऑपरेशन है इंटरसेक्शन का। व्हाट इज़ इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन ऑफ 2 sets A and B is x such that x belong to A and x belong to B। A इंटरसेक्शन B में वो तमाम एलिमेंट्स होंगे, वो तमाम एलिमेंट को हमने x से शो किया है, सच दैट वो एलिमेंट्स x से भी बिलोंग करेंगे और वो एलिमेंट्स B से भी बिलोंग करेंगे, वो एलिमेंट A से भी बिलोंग करेंगे और वो एलिमेंट
बी से भी बिलोंग करेंगे, यानी हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि जो ए और बी में कॉमन हो उनको हम ए इंटरसेक्शन बी में लिखेंगे। इसकी एग्जांपल समझ लें। ये हमारे पास टू सेट्स हैं, इसका हम इंटरसेक्शन लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6 एंड 7। इस डिफिनीशन के मुताबिक ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए से भी बिलोंग करेंगे और जो बी से भी बिलोंग करेंगे। देखें इसमें ये 3 ए से भी बिलोंग कर रहा है और बी से भी बिलोंग कर रहा है, तो आप इसको लिखेंगे। 4 ए से भी बिलोंग कर रहा है और 4 बी से भी बिलोंग कर रहा है, दोनों के साथ दोनों सेट में मौजूद है। 5 दोनों सेट में मौजूद है, तो हम ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे 3 4 5। बाकी एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे क्योंकि बाकी एलिमेंट्स या तो सेट ए में है या सेट बी में है, वो दोनों में नहीं है। अब तीसरा जो हमारे पास ऑपरेशन है वो है डिसजॉइंट सेट का। अगर दो सेट में कुछ भी कॉमन ना हो, यानी उसका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हो, तो फिर वो डिसजॉइंट सेट होता है। इस तरीके से बाय डिफिनीशन देखें, ए इंटरसेक्शन बी इज़ एम्प्टी सेट। ये फाई, इस सिंबल को फाई कहते हैं, ये दायरा लगा के इस पर एक लाइन लगा लें, ये फाई, इस मीन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब है कि इस सेट में कुछ भी नहीं है, ये खाली सेट है, इसलिए इसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। तो डिसजॉइंट सेट वो होता है जिसका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है। जिस तरह आपके पास 2 सेट है, एक सी है इसमें 5 11 एंड 12 है, एक डी सेट है 8 9 एंड 10। आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लें। सी के एलिमेंट्स है 5 11 एंड 12, इंटरसेक्शन डी के एलिमेंट्स हैं 8 9 10। अब इंटरसेक्शन की डिफिनीशन के मुताबिक वो एलिमेंट्स जो सेट ए में भी हो और सेट बी में भी, यहाँ पे ए और बी के बजाय सी एंड डी है, तो जो सेट सी में भी हो और सेट डी में भी हो, कॉमन हो, तो 5 यहाँ है तो वहाँ नहीं, 11 यहाँ है तो वहाँ नहीं, 12 यहाँ है वहाँ नहीं, 8 यहाँ है लेकिन इस सेट में नहीं, 9 सेट डी में है सेट सी में नहीं, ये 10 सेट डी में है सेट सी में नहीं, इसलिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी सी इंटरसेक्शन डी एम्प्टी सेट है, या इस तरह आप लिख लें। तो इसको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। अगला ऑपरेशन है डिफरेंस का, ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी को दो नोटेशन से शो किया जा सकता है, इस तरह ए डिफरेंस बी, इस तरह तिरछी लाइन लगा लें, या ए माइनस बी। अब इसकी डिफिनीशन क्या है? ए डिफरेंस बी मीन्स इसके तमाम एलिमेंट्स को हमने एक्स से शो किया है। ए माइनस बी में या ए डिफरेंस बी में वो तमाम एक्स शामिल है, वो तमाम एलिमेंट शामिल है एक्स सच दैट, इस लाइन का मतलब सच दैट, यानी वो किस तरह के एलिमेंट्स हो गए? एक्स बिलोंग्स टू ए, उनका ताल्लुक ए सेट से तो होगा, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, लेकिन उसका जो ताल्लुक होगा वो बी से नहीं होगा। ए डिफरेंस बी में वो एलिमेंट्स होंगे ए के जो बी में नहीं है, और बी डिफरेंस ए का मतलब होगा, अगर आप इसको बी डिफरेंस ए को भी डिफिनीशन में लिख लें, बी डिफरेंस ए, तो बी डिफरेंस ए में वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो बिलोंग्स टू बी तो होंगे, लेकिन एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, लेकिन वो ए से बिलोंग नहीं करेंगे, तो फिर हम उसको बी डिफरेंस ए कहेंगे। हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ए डिफरेंस बी, ए है 5 6 7 एंड 8, डिफरेंस का सिंबल लगा लें, बीच में ये माइनस लगा लें या ये सिंबल लगा लें। फिर है बी 7 8 9 एंड 10।
अकॉर्डिंग टू ए डिफरेंस बी, इस डिफिनीशन के मुताबिक ए डिफरेंस बी बिलोंग्स टू ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स माइनस बी में या एक्स ए डिफरेंस बी में वो तमाम एलिमेंट शामिल है जो ए में है और बी में नहीं है। तो ए में 5 है, उसमें नहीं है, तो ये लिखोगे। 6 ए में है, बी में नहीं है, तो ये लिखोगे। 7 ए में है लेकिन बी में भी है, तो वो आप नहीं लिखेंगे क्योंकि ए के वो एलिमेंट लिखने हैं जो बी में नहीं है। 8 ए में है लेकिन बी में भी है, तो वो इसमें नहीं आएगा। इसको हम कहते हैं ए डिफरेंस बी। या आप इस तरह समझ लें कि ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट से माइनस कर दें। देखें 7 और 8 इन दोनों में है, तो ये काट दें, यानी 7 माइनस 7, 8 माइनस 8, ये कट जाएंगे, 5 और 6 रह जाएगा। बी डिफरेंस ए क्या होगा? फिर बी के एलिमेंट्स आप पहले लिखेंगे 7, 8, 9, 10। डिफरेंस ए 5, 6, 7, 8। अब बी डिफरेंस ए का मतलब है कि बी के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं। 7 इसमें है, ए में भी है, तो इसको नहीं लिखेंगे। 8 इसमें है, उसमें भी है, तो ये भी नहीं लिखेंगे। 9 एंड 10 बी के वो एलिमेंट्स यानी 9 और 10 ये हम इस सेट में लिखेंगे क्योंकि वो ए में नहीं है, तो ये बी डिफरेंस ए है। तो इससे हमें यह भी पता लगता है कि ए डिफरेंस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। सपोज वी हैव अ यूनिवर्सल सेट। व्हाट इज़ यूनिवर्सल सेट? जो सेट भी अंडर कंसिडरेशन हो, यानी जिसको उस वक़्त आप यूज़ कर रहे हैं उस वक़्त वो आपके लिए वो यूनिवर्सल सेट है। जो आपके इस्तेमाल का सेट है वो उस वक़्त आपका यूनिवर्सल सेट है। आपकी ज़रूरत को जो पूरा कर रहा है, जिस क्वेश्चन में जो सेट आपको दिया गया है वो आपका यूनिवर्सल सेट है। तो आपके पास एक सेट है यू, उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। दूसरा उसका सबसेट है ए। अब सबसेट का क्या मतलब है? यानी इस यू का एक छोटा सेट, यानी ए के तमाम एलिमेंट्स यू में मौजूद हो। तो जब ए के तमाम एलिमेंट्स यू में मौजूद हैं तो फिर ए यू का सबसेट है। जिस तरह देखें ये यू है 1 2 3 4 5 6, ए में सिर्फ 3 4 5 है, तो 3 4 5 इस सेट में मौजूद है, तो ये ए इसका सबसेट है। तो U is the universal set and A is subset of U. Then U difference A is called complement of set A. U के वो तमाम एलिमेंट्स जो A में नहीं है, इसको हम U डिफरेंस A कहते हैं। जो अभी हमने इससे पहले डिफरेंस किया भी था, U डिफरेंस A मीन्स वो तमाम एलिमेंट जो U में है और A में नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A। इसको हम डिनोट किस तरह करते हैं? इसके ऊपर ए के ऊपर छोटा सा सी लिख लेते हैं, या ए के ऊपर इस तरह एक निशान लगा लेते हैं ए प्राइम। इसको हम कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज़ करते हैं। अब आपको एग्ज़ाम्पल से शायद समझ में आ जाए कि आपके पास एक सेट है यूनिवर्सल 1 2 3 4 5। आपके पास ए सेट है 3 4 एंड 5। अब आपने क्या फाइंड करना है? ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट, इसको आप ए सी लिख लें या ए प्राइम। वो क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट्स मीन आपने यू में से ए को माइनस करना है, तो कॉम्प्लीमेंट होगा। यू आपके पास है 1 2 3 4 5 6। डिफरेंस ए है आपके पास 3 4 और 5। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इस यू के तमाम वो एलिमेंट जो वहाँ नहीं है ए में, वो हमने लिखने हैं। देखिए 1 वहाँ नहीं है तो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 वहाँ है
तो नहीं लिखेंगे, 4 वहाँ है तो नहीं लिखेंगे, 5 वहाँ है तो नहीं लिखेंगे, और 6। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? 1, 2 एंड 6। यू के वो तमाम एलिमेंट जो ए में नहीं थे वो ए का कॉम्प्लीमेंट है। बी सेट एक और गिवन है, बी एम्प्टी सेट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अब हमें बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। बी कॉम्प्लीमेंट, या बी इस तरह लिख लें, बी कॉम्प्लीमेंट मीन यू में से अब बी को माइनस करें, तो यू के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपने यू सेट लिख लिया। फिर डिफरेंस का सिंबल है, फिर ये है एम्प्टी सेट, यानी बी में कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, या इसको हटा के आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एम्प्टी सेट। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यू के वो तमाम एलिमेंट्स जो बी में नहीं हैं। तो यू में 1 है, बी में नहीं है क्योंकि वो तो एम्प्टी सेट है। 2 उसमें नहीं है, 3 भी उसमें नहीं है, 4 भी उसमें नहीं है, 5 भी उसमें नहीं है, 6 भी उसमें नहीं। तो ये आपके पास क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट है। यू में से बी को माइनस करना है, यू के वो तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं जो बी में नहीं है। तो ये हमारे कुछ एग्ज़ाम्पल थे और डिफिनीशन थे। इसके बाद हम अगले पार्ट इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। पहले आप इसको देख लें, समझ लें, इसकी एक्सरसाइज फिर बहुत आसान है। ये हमारा लेक्चर नंबर 48 होगा। एक्सरसाइज 5.1 को आप लेक्चर 49 में देखेंगे।